अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। उन दिनों में लाला मूसा के एक थाने में मुतय्यन था। वो सर्दियों के दिन थे। मैं फजर की नमाज अदा करके फारिग हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इन दिनों मेरी रिहाइश सरकारी क्वार्टर में थी जो थाने के अकबी हिस्से में बना हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने शबीना ड्यूटी वाला एक कांस्टेबल खड़ा था। उसने सल्यूट करने के बाद कहा, मलिक साहब, उधर रेलवे लाइन के पास एक बंदा गाड़ी के नीचे आ गया है। उधर किधर? उधर रेलवे स्टेशन से पहले, कांस्टेबल ने बताया, जहां चंगड़ों ने अपनी झुग्गियां डाल रखी हैं। रेलवे स्टेशन से कुछ पहले और बाद में रेलवे लाइन के साथ साथ चंगड़ों, खाना बदोशों और बंजारों वगैरह ने झुग्गियां बना रखी थीं। इस ज़माने में ये शहर ज़्यादा फैला हुआ नहीं था और रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका ज़्यादातर वीरान ही था। मैंने कांस्टेबल से पूछा, एएसआई अहमद हसन थाने ही में है? जी सर, मैंने कहा। इससे कहो कि 2 कांस्टेबलों के साथ फौरन मौके पर पहुंचे। मैं भी तैयार होकर आ रहा हूं। कांस्टेबल चला गया तो मैंने जल्दी जल्दी वर्दी पहनी। इस वक्त तक सुबेदार शहर नमूदार हो चुका था। कांस्टेबल की इत्तला के मुताबिक जिस जगह हादसा पेश आया था वो थाने से ज़्यादा दूर नहीं थी और मज़कूरा गाड़ी पेशावर या रावलपिंडी से आने वाली ही हो सकती थी, क्योंकि इस ज़माने में लाहौर से आने वाली कोई गाड़ी अलग सुबह लाला मूसा से नहीं गुजरती थी। आजकल का मुझे इल्म नहीं है। अगले 10 मिनट में मैं नाश्ते से फारिग हो चुका था। मैं थाने पहुंचा तो पूरी तरह उजाला फैल चुका था। मुझे पता चला कि एएसआई अहमद हसन मेरी हिदायत के मुताबिक मौके की जानिब रवाना हो गया था। चंद मिनट बाद मैं भी वहां पहुंच गया। हादसे की जगह पर अच्छे खासे लोग जमा थे, जिनमें ज़्यादा तादाद करीबी झुग्गियों में बसने वाले खाना बदोश की थी। कुछ फासले पर जाकर ट्रेन भी रुक गई थी। उसका इंजन वाला हिस्सा प्लेटफॉर्म में दाखिल हो चुका था। मैंने ट्रेन का शिकार होने वाले शख्स का जायज़ा लिया। पहली ही नज़र में मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मर चुका है। मुतवफ़ी 24-25 साल का एक खूबरू और सेहतमंद जवान था। इसने लट्ठे की शलवार के ऊपर बोस्की की कमीज ज़ेबतन कर रखी थी। मौसम की मुनासबत से इसने एक 2 रंगी जर्सी भी पहन रखी थी, जिसमें सुर्ख और नीले रंग की धारियां बनी हुई थीं। पाँव में उसके चमड़े का काला जूता था और गर्म जुराबें भी थीं। मैंने इसकी लाश को उलट पुलट कर देखा तो मुझे किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ, लेकिन वो गैर मामूली बात फौरी तौर पर मेरी समझ में ना आ सकी। ट्रेन ने इसके जिस्म को बुरी तरह कुचल दिया था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वहाँ ज़्यादा खून नजर नहीं आ रहा था। मैंने इस बदकिस्मत शख्स की जामा तलाशी ली तो इसकी जेबों से चंद कागजात बरामद हुए। सामने वाली जेब से एक फैक्ट्री कार्ड भी मिला। इस कार्ड पर चिस्पा तस्वीर से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कार्ड इसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स का था। इस कार्ड पर उसका नाम जमील अख्तर दर्ज था। फैक्ट्री का नाम साजिद इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज और एड्रेस जीटी रोड गुजरात का था। साइड पॉकेट से मिलने वाले पर्स में तकरीबन 450 रुपये की रकम मौजूद थी। पर्स के एक खाने में न्यू खान बस सर्विस का एक टिकट भी मौजूद था, जिसके मुताबिक जेहलम से लाला मूसा तक सफ़र किया गया था। ताहम इस टिकट पर कोई तारीख वगैरह दर्ज नहीं थी। इसके अलावा मुतवफ़ी की बाएं कलाई पर एक कीमी घड़ी भी बंधी हुई थी। इन तमाम अशिया में काबिल ज़िक्र चीज़ वो फैक्ट्री कार्ड था जिसके ज़रिए मुतवफ़ी का कोई सुराग मिल सकता था, यानी इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सकती थी। एएसआई चाय वकुआ का नक्शा तैयार कर चुका तो मैंने पूछा, अहमद हसन, हादसे की इतला किसने दी थी? एक खाना बदोश था जनाब, एएसआई ने जवाब दिया। अभी यहाँ खड़ा था। वो इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए बोला, मैं हूँ सरकार। मिस्कीन सी सूरत वाले एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम खादिम हुसैन है और ये झुग्गी मेरी है। उसने एक नज़दीकी झुग्गी की जानिब इशारा किया। मुतवफ़ी जमील अख्तर की लाश इसी झुग्गी के करीब ही पड़ी हुई थी। एएसआई ने कहा, मलिक साहब, खादिम हुसैन तो यहीं रहेगा। इसका बयान बाद में ले लेंगे। पहले आप ट्रेन के ड्राइवर का बयान ले लें। ट्रेन काफ़ी देर से प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है। मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। किधर है वो ड्राइवर? मैंने पूछा। एएसआई ने एक शख्स को आगे करते हुए कहा, ये रहा जनाब। वो लगभग 40 साल का एक सेहतमंद शख्स था। उसने अपना नाम नियाज अली बताया और फिर कहा, थानेदार साहब, इस हादसे में मेरा कोई कसूर नहीं। धुंध इतनी थी कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया।
नियाज अली, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। यह हादसा इत्तेफाकन पेश आया है या ये शख्स जानबूझकर ट्रेन के सामने आया था? मेरा मतलब है कि कहीं ये खुदकुशी का केस तो नहीं? इस वाकये ने नियाज अली के असाब को झंझोड़ कर रख दिया था। वो लरजीदा आवाज में बोला, जनाब, मैंने अर्ज किया है ना कि धुंध इतनी ज्यादा थी कि थोड़े फासले का मंजर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर स्टेशन चूंकि करीब आ चुका था, इसलिए ट्रेन की रफ्तार भी खासी कम थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने हस्ब आदत विसिल भी बजाया था। स्टेशन में दाखिल होने से पहले हम विसिल जरूर बजाते हैं। मैंने अचानक पूछा, तुमने बताया है कि धुंध के सबब तुम्हें ये शख्स नजर नहीं आया, तो फिर इस हादसे के बाद तुमने ट्रेन क्यों रोक दी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कोई शख्स ट्रेन के नीचे आ चुका है? मेरे साथ बैठे हुए फायरमैन ने मेरी तवज्जो उस तरफ दिलाई थी। नियाज अली ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, इसने किसी चीज को ट्रेन से टकराकर साइड में गिरते हुए देख लिया था। उसने एक लम्हा रुककर गहरी सांस ली, फिर बोला, इसके साथ ही किसी मुसाफिर ने हंगामी जंजीर खींच दी थी। मुझे मजबूरन ट्रेन रोकना पड़ी, यानी चंद गज पहले ही रोकना पड़ी, वरना प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर तो इसे रुकना ही था। मैंने 2-4 रस्मी सवालात के बाद इसे जाने की इजाज़त दे दी और इस मुसाफिर को बुला लिया जिसने ट्रेन की जंजीर खींची थी। उसका नाम कमर अली था। उसने बताया कि वो बाथरूम जाने की गद से खड़ा था, मगर बाथरूम में पहले से कोई मौजूद था, इसलिए वो दरवाजे में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। ट्रेन की रफ्तार सुस्त हो चुकी थी। अगरचे बाहर अभी अंधेरा था, मगर ट्रेन के दरवाजे से बाहर का धुंधला धुंधला नज़ारा बड़ा भला लग रहा था। अचानक उसने देखा कि ट्रेन के इंजन से कोई गठरी नुमा चीज टकराकर दूर अंधेरे में जा गिरी है। उसके जहन में पहला ख्याल यही पैदा हुआ कि कोई बंदा ट्रेन से टकराया है। इस फौरी ख्याल के रद्द-ए-अमल में उसने जंजीर खींच दी थी। इसका बयान खत्म हुआ तो मैंने सवाल किया, कमर अली, क्या तुम पहली मर्तबा ट्रेन में सवार हुए हो? वो मेरे इस अजीबोगरीब सवाल पर बौखला गया, फिर संभल कर बोला, नहीं जनाब, सैकड़ों मर्तबा ट्रेन में सफ़र कर चुका हूँ। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि जब स्टेशन नज़दीक आ रहा हो तो बाथरूम इस्तेमाल नहीं करते। उसने झेंपी हुई नज़रों से मुझे देखा और फिर जवाब दिया, मैं ये बात जानता हूँ जनाब, लेकिन ये ज़रूरत ही ऐसी है कि बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। मैंने कहा कि तुम कौन सी बोगी में सफ़र कर रहे हो? इंजन से पीछे वाली दूसरी बोगी में। जब तुमने इंजन से किसी चीज़ को टकरा कर अंधेरे में गिरते देखा तो इस वक्त तुम कौन से दरवाजे में खड़े थे? कमर अली ने बताया कि मैं इस वक्त ट्रेन के बाएं दरवाजे में खड़ा था। इसके जवाब में वजन था। हम इस वक्त जहां खड़े थे, यानी कि जहां हादसा पेश आया था, वो ट्रेन की बाएं सिमत ही थी। फिर ड्राइवर की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि फायरमैन भी बाएं जानिब ही बैठा हुआ था, जिसने ड्राइवर की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई थी। मैं कमर अली को फारिग करके ट्रेन के गार्ड की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैं देख रहा था कि वो खासी देर से मुस्तरिफ था और बार बार घड़ी पर नजर डालता था। अपने बेजारकुन लहजे में कहा, जनाब थानेदार साहब, बयान शयान बहुत हो चुके, अब हमें जाने की इजाज़त दें। आपकी और कितनी कार्रवाई बाकी है? हमें 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है, आखिर हम भी किसी को जवाब दे हैं। आप फिक्र न करें गार्ड साहब, मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, आपकी लॉग बुक कहाँ है? उसने इशारे से बताया कि वो आखिरी डब्बा मेरा है और लॉग बुक उसी में रखी है। फिर मेरे कहने पर गार्ड अपने डब्बे से लॉग बुक ले आया। मैंने ट्रेन की ताखीर के ज़िम्न में मुख्तसरन इस हादसे के बारे में तहरीर करके दस्तखत कर दिए। गार्ड ने लॉग बुक वापस लेकर मेरा शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। कुछ ही देर के बाद ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। इसके बाद मैं खादिम हुसैन की तरफ मुतवज्जा हो गया। खादिम हुसैन ने बयान देते हुए बताया कि दूसरे खाना बदोशों की तरह उसकी झुग्गी भी ट्रेनों की गुजरगाह के बहुत नज़दीक थी, इसलिए ट्रेनों की आमदोरफ्त और उनके शोर शराबे के वो आदी हो चुके थे। वो सुबह बहुत जल्द बेदार हो जाता था। हस्बे मामूल आज जब वो बेदार हुआ तो उसके कानों में ट्रेन का विसिल और फिर उसके गुजरने का शोर सुनाई दिया। उसने इस जानिब कोई खास तवज्जो न दी। दूसरे ही लम्हे एक गैर मानूस आवाज़ ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। कोई चीज़ धप से उसकी झुग्गी के करीब आकर गिरी थी। ट्रेन के शोर में भी उसने ये आवाज़ वाज़े तौर पर सुनी थी। वो जल्दी से उठकर बाहर आया तो उसकी नज़री गठरी नुमा इस चीज़ पर पड़ी जिसकी आवाज़ अभी थोड़ी देर पहले उसने झुग्गी में सुनी थी। तजस्सुस से मजबूर होकर वो इस पुरअसरार गठरी के नज़दीक चला गया। फिर सारी सूरत हाल उस पर वाज़े हो गई। उस वक्त तक ट्रेन झुग्गियों के पास से गुजर चुकी थी। थोड़े ही फासले पर स्टेशन था, मगर खादिम हुसैन के बयान के मुताबिक
जब उसने ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही रुकते देखा तो समझ गया कि ट्रेन वालों को भी इस हादसे का पता चल चुका है। थाना झुग्गियों के चूंकि नजदीक ही था, इसलिए वो इस वाकये की रिपोर्ट करने भागम भाग थाने पहुंच गया। खादिम हुसैन अपनी वज़ाकता से एक मिस्कीन आदमी दिखाई देता था। मुझे उसके बयान में कोई हेरफेर नजर न आया। ताहम अपनी तसल्ली के लिए मैंने उससे 2-4 सवालात जरूर किए। मैंने पूछा, खादिम हुसैन, तुमने बताया है कि किसी चीज के गिरने की गैर मामूली आवाज सुनकर तुम झुग्गी से बाहर आए थे। जरा सोच कर बताओ, बाहर आकर तुमने सबसे पहले क्या देखा था? वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, यही देखा था जनाब। इसने मुतवफ़ी जमील अख्तर की लाश की जानिब इशारा किया। शायद वो मेरा सवाल पूरी तरह नहीं समझा था। मैंने वजाहत करते हुए कहा कि इसके अलावा तुमने और क्या देखा था? आसपास कोई आदमी या कोई गैर मामूली बात? दरअसल बात यह थी कि लाश की हालत से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जमील अख्तर पूरी तरह गाड़ी के नीचे नहीं आ पाया था, क्योंकि इस सूरत में उसके वजूद का सही सलामत रहना मुमकिन नहीं था। ज़्यादा नहीं तो उसका जिस्म 2 टुकड़ों में तो तकसीम हो ही जाता, जबकि मुतवफ़्फ़ी का जिस्म मुख्तलिफ जगह से कुचले जाने के बावजूद मौजूद था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि ट्रेन से इसका जुज़वी टकराव हुआ था और इंजन ने एक ज़ोरदार धक्के से इसे दूर फेंक दिया था। इस सूरत में एक इम्कान ये भी हो सकता था कि किसी ने दानिस्ता इसे धक्का देकर ट्रेन के सामने कर दिया हो। यही जानने के लिए मैंने खादिम हुसैन से ये सवाल किया था। नहीं जनाब, मैंने किसी और बंदे को यहाँ नहीं देखा था, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, खादिम हुसैन, तुम इस शख्स को पहचानते हो? उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने यही सवाल वहाँ पर मौजूद दूसरे अफराद से भी बारी बारी किया। सबने लाइल्मी का इजहार किया। कोई भी शख्स मुतवफ़्फ़ी से वाकिफ नहीं था, वो सबके लिए अजनबी था। इससे एक बात यह भी साबित होती थी कि मुतवफ़्फ़ी इस इलाके का रहने वाला नहीं था। इसकी जेब से बरामद होने वाले फैक्ट्री कार्ड से पता चलता था कि वो गुजरात में मुलाजमत करता था। न्यू खान बस सर्विस के टिकट से अंदाज़ा होता था कि वो जहलम से लाला मूसा पहुंचा था। वैसे ये एक कमज़ोर इम्कान था। ये भी मुमकिन था कि वो टिकट पुराना हो। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो छोटे मोटे कैश मेमो और लारी बसों के टिकट वगैरह इस्तेमाल करने के बाद फेंकने के बजाय जेबों में ही भरे रखते हैं। वैसे मुझे उम्मीद थी कि मुतवफ़्फ़ी जमील अख्तर का ताल्लुक अगर लाला मूसा से नहीं था तो गुजरात या जहलम से ज़रूर हो सकता था। अगर ये इत्तेफाकी हादसा नहीं था तो दूसरे इम्कानात के बारे में सोचा जा सकता था, और वो ये कि ये किसी चोर उचक्के या उठाई गिरे की हरकत भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ऐसी सूरत में मकतूल की कलाई पर ना तो घड़ी मौजूद रहती और ना ही उसके पर्स से नकदी बरामद होती। दूसरा इम्कान खुदकुशी का था। फिर यह भी हो सकता था कि ये सीधा साधा कत्ल का केस हो। अभी मैं मुकम्मल तौर पर अंधेरे में था। जब तक मकतूल की शनाख्त ना हो जाती मैं कोई वाज़ेह तफ्तीशी कदम नहीं उठा सकता था। मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुतवफ़्फ़ी जमील अख्तर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मकामी अस्पताल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल जमील अख्तर की मौत 4 दिसंबर की रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। इसे गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। इसकी गर्दन पर ऐसे निशानात भी पाए गए थे जिनसे जाहिर होता था कि 2 मजबूत हाथों ने उसकी गर्दन खासी देर तक दबोचे रखी होगी। इस जमाने में फिंगरप्रिंट्स का रिवाज आम नहीं हुआ था और न ही अदालत में इसकी कोई अहमियत दी जाती थी। बहरहाल मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि मुतवफ़्फ़ी का दम घुटने से मौत वाक़ई हुई थी। इससे यह भी साबित हो गया कि जमील अख्तर को कत्ल किया गया था और ट्रेन से टकराव से कोई 5-6 घंटे पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। जो कोई भी उसका कातिल था उसने इस वाक़ये पर पर्दा डालने के लिए इसे हादसे का रंग दिया था, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इसके फ़रेब की कलई खोल दी थी। वाज़ेह रहे कि जाए वक़ूआ की कार्रवाई 5 दिसंबर की सुबह को की गई थी। ये मालूम होने के बाद कि ये एक कत्ल की वारदात थी, मैंने मकतूल की शनाख्त के लिए उसकी तस्वीरें दूसरे इलाकों के थानों को भिजवा दी और एक नामालूम कातिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मेरा पहला टारगेट वो फैक्ट्री थी जहां मकतूल काम करता था। मैंने अपने इलाके के एसपी को पूरी सूरत हाल से आगाह किया और उसकी इजाज़त से गुजरात पहुंच गया। सब इंस्पेक्टर फजल करीम मेरे साथ था। मैंने गुजरात में पुलिस हेडक्वार्टर और मुतालिका थाने को अपने काम से मुत्तला किया और सीधा साजिद इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज पहुंच गया। ये फैक्ट्री मेन रोड जीटी
जीटी रोड पर थी और वहाँ बिजली की मोटरें और पंखे बनते थे। इस वक्त दिन के 12:30 बजे थे और फैक्ट्री में बड़े जोरों शोर से काम जारी था। दफ्तर में मेरी मुलाकात फैक्ट्री के मैनेजर से हुई। उसका नाम अशफाक बुखारी था। वो 40-42 साल का एक दुबला पतला आदमी था। अपनी जिसामत की मुनासबत के बिलक्स उसने घनी और बड़ी बड़ी मूछें रख छोड़ी थीं। इस वक्त हम सादा लिबास में थे, इसलिए बातचीत से पहले मैंने अपना तारुफ करवाना ज़रूरी समझा। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने कहा। मैं लाला मूसा के एक थाने का इंचार्ज हूँ। हम एक ज़रूरी तफ्तीश के सिलसिले में आपके पास आए हैं। उसने अपनी कुर्सी से उठकर बारी बारी हम दोनों से हाथ मिलाया, फिर मेज़ के करीब रखी कुर्सियों की तरफ इशारा करके खुशामदाना लहजे में बोला, तशरीफ़ रखें जनाब। हम बैठ चुके तो अशफाक बुखारी ने दफ्तर ही में मौजूद एक चपरासी सूरत शख्स को हुक्म दिया, ओए मंजूरे, जा थानेदार साहब के लिए अच्छी सी दूध पत्ती बनवा ला। नहीं बुखारी साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने जल्दी से कहा और फिर मंजूरे नामी इस शख्स को हाथ के इशारे से मना कर दिया। इसके बाद मैंने अशफाक बुखारी की जानिब मुड़कर कहा, हम इस वक्त ड्यूटी पर हैं, आप ये तकलीफ रहने ही दें, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। अशफाक बुखारी ने भी ज़्यादा इसरार न किया और संजीदा लहजे में मुझसे पूछा, फरमाइए मलिक साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने अपनी जेब से मकतूल जमील अख्तर का फैक्ट्री कार्ड निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया। उसने कार्ड को उलट पुलट कर देखा, फिर सवालिया नज़रों से मुझे तकने लगा। मैंने पूछा, ये शख्स आपकी फैक्ट्री में काम करता है? जी हाँ, यह हमारी ही फैक्ट्री का मुलाजिम है, बहुत अच्छा मोटर फिटर है, अशफाक बुखारी ने जवाब दिया। फिर उलझे हुए लहजे में सवाल किया, क्या बात है मलिक साहब, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है बुखारी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जमील अख्तर कितने दिन से फैक्ट्री नहीं आ रहा? वो गड़बड़ा कर बोला, वो बात दरअसल ये है जनाब कि मैं गुज़िश्ता रोज़ फैक्ट्री नहीं आया था। घर में मेरे बेटे की शादी का हंगामा चल रहा है, इसलिए कई रोज़ से फैक्ट्री के मामलात भी पूरी तरह नहीं देख पा रहा हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं अभी सब मालूम कर लेता हूँ। बात ख़त्म करते ही उसने मंसूरे को हुक्म दिया, ओए मंसूरे, नस के जा और अंदर से मिस्त्री मजीद को बुला ला। मंसूरा वहाँ से चला गया तो उसने मुझे बताया, मिस्त्री मजीद फिटिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, जमील अख्तर इसी के साथ काम करता है। फिर उसने मुझसे सवाल किया, मसला क्या है मलिक साहब, कहीं जमील को कोई हादसा वगैरह? मैंने उसका जुमला क़िते करते हुए कहा, 4 दिसंबर की रात को किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। हमें उसकी लाश लाला मूसा रेलवे स्टेशन के करीब पड़ी मिली है। यह फैक्ट्री कार्ड उसकी जेब से निकला है, जिसके सहारे हम आप तक पहुंचे हैं। ओह! अशफाक बुखारी ने एक गहरी सांस खारिज की और खामोश हो गया। वो अचानक बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गया था। इतनी देर में मिस्त्री मजीद दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ। वो काम के कपड़ों में मलबूस था, जिन पर जाबजा तेल और ग्रीस के धब्बे नजर आ रहे थे। उसने आते ही मैनेजर अशफाक बुखारी से पूछा, बाऊजी, आपने मुझे बुलाया है? हाँ उस्ताद मजीद, अशफाक बुखारी ने बोझल लहजे में कहा, ये थानेदार साहब हैं, लाला मूसा से आए हैं। इसने मेरी जानिब इशारा करते हुए बताया, लाला मूसा में इतवार की रात किसी ने जमील अख्तर को कत्ल कर दिया है। जमील अख्तर को किसी ने कत्ल कर दिया है? उसने अशफाक बुखारी का आखिरी जुमला दोहराया और फिर खौफज़दा नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए पूछा, किसने कत्ल किया है उसे? उसकी तो किसी से दुश्मनी वगैरह भी नहीं थी। फिर वो अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाने लगा। मैंने पूछा, उसका घर किधर है? क्या घर होगा उसका? मिस्त्री मजीद ने शकस्ता लहजे में कहा, छड़ा छांट था, न कोई आगे न पीछे, उधर भिड़ी गली में किसी का किराएदार था। मैंने ताज्जुब आमेज लहजे में दरियाफ्त किया, क्या मतलब? उसके घर वाले कहाँ हैं? क्या वो इसी ज़िले का रहने वाला नहीं था? इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती जनाब, मैनेजर अशफाक बुखारी ने बताया। वो 4-5 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा था, मगर उसने कभी अपने बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया। कुछ लोगों ने उसे कुरेदने की कोशिश भी की तो वो बड़ी खूबसूरती से टाल जाता था। मैंने कहा, कमाल है, ऐसे पुरस्कार आदमी को अपनी फैक्ट्री में आपने मुलाजिम रखा हुआ था, जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं। मलिक साहब, हम अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, अशफाक बुखारी ने कहा। वो हमारे काम का आदमी था, इसलिए हमने उसे काम पर रख लिया, बाकी मामला से हमें क्या लेना देना। मैंने मिस्त्री मजीद से सवाल किया, उस्ताद जी, जमील अख्तर इतने दिन से गायब है, आपको उसके बारे में तशवीश नहीं हुई?
वो आखिरी दिन 2 तारीख को फैक्ट्री आया था। मिस्त्री मजीद ने तफसील बताते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, वो जुमे का दिन था। जमील ने मुझे बताया था कि वो दूसरे रोज यानी 3 तारीख को छुट्टी करेगा। इससे अगले दिन इतवार था। इस तरह इसे 2 दिन की छुट्टी मिल जाती, यानी हफ्ता और इतवार की। इसका इरादा लाहौर जाकर घूमने फिरने का था। जब वो पीर को भी फैक्ट्री नहीं पहुंचा तो आपने क्या किया? मैंने पूछा। क्या करना था जनाब? मिस्त्री मजीद ने कहा, मैंने सोचा कि वहीं रुक गया होगा किसी के पास। इस उम्र में आदमी मौज मेला तो करता ही है ना जनाब। हैरत की बात है उस्ताद मजीद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आज 7 तारीख हो गई है। आपको एक कारीगर इतने दिन से गायब है और आपको काम में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही? एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा किया, मुझे मैनेजर साहब ने बताया कि जमील अख्तर बहुत उम्दा मोटर फिटर था। ऐसे कारीगरों की तो फैक्ट्री को हर लम्हा ज़रूरत रहती है। आपको चाहिए था कि उसके घर से मालूम करवाते कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है। मिस्त्री मजीद ने जवाब दिया, इसकी ज़रूरत होती तो मैं ऐसा ही करता थानेदार साहब। आजकल काम ज़रा ठंडा है, पंखों का सीज़न गर्मियों में उरूज पर होता है। मेरे डिपार्टमेंट का काम जमील के बगैर भी चल रहा था, इसलिए मैं इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। वैसे मुझे उम्मीद थी कि आज तो वो ज़रूर आएगा। इस उम्मीद की कोई ख़ास वजह? मिस्त्री मजीद ने बताया कि जी हाँ जनाब, हमारी फैक्ट्री में 7 तारीख को तनख्वाह दी जाती है। 7 तारीख को भला कौन मुलाजिम छुट्टी करेगा? मैंने अचानक पूछा। लाला मूसा में जमील अख्तर का कौन रहता था? अल्लाह ही बेहतर जानता है जनाब, उसने जवाब दिया। इसने मुझसे तो कभी लाला मूसा जाने का तस्करा नहीं किया। जहलम की बातें तो वो करता रहता होगा। मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा। वो बातें करता ही कहाँ था जनाब, मिस्त्री मजीद ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो बहुत गुमसुम और चुपचाप रहने वाला शख्स था। मैंने फैक्ट्री के मैनेजर अशफाक बुखारी से कहा, हमें मकतूल की जामा तलाशी से न्यू खान बस सर्विस का एक टिकट मिला है, जिसके मुताबिक उसने जहलम से लाला मूसा तक सफ़र किया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जहलम और लाला मूसा पहले भी जाता रहता होगा, या इन शहरों से उसका कोई न कोई ताल्लुक ज़रूर था। ये अजीब बात बताई है आपने, अशफाक बुखारी ने कहा। इससे तो ये साबित होता है कि वो यहाँ से जहलम गया था, फिर वापसी में वो लाला मूसा आया जहाँ उसे कत्ल कर दिया गया। क्या उसके पास से गुजरात से जहलम जाने का भी कोई टिकट बरामद हुआ है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो अशफाक बुखारी ने कहा, मलिक साहब, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप जमील अख्तर के मालिक के मकान से मिल लें। मुझे यकीन है कि वहाँ से आपको कोई कारामद बात ज़रूर मालूम हो जाएगी। फिर उसने मिस्त्री मजीद को मुखातिब करते हुए कहा, उस्ताद जी, इधर से किसी लड़के को मलिक होरा देनाल भिड़ी गली भेज दें। इसके बाद उसने मुझसे माजरत खाना अंदाज में कहा, जनाब आप ख्याल न करें, लाहौर से एक पार्टी का ज़रूरी फ़ोन आने वाला है, वरना मैं आपके साथ खुद वहाँ जाता। कोई बात नहीं बुखारी साहब, मैंने कहा, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं और एसआई फजल करीम फैक्ट्री के एक वर्कर के साथ भिड़ी गली पहुंच गए। वो हमें मतलूबा मकान तक पहुंचाकर वापस चला गया। महल्ला भिड़ी गली में एक गली इतनी तंग थी कि आमने सामने से आने वाले 2 सेहतमंद आदमी एक साथ नहीं गुजर सकते थे। जिस गली में हम इस वक्त खड़े थे वो बनिस्बत खुली थी, मगर ज़्यादा नहीं। एएसआई ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक के जवाब में एक बारीक शख्स बरामद हुआ। उसकी कमर झुकी हुई थी। मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा 55 और 60 के दरमियान लगाया। उसने आंखों पर हाथ का छज्जा बनाकर पहले तो हमें पहचानने की कोशिश की, फिर मुझे उसके चेहरे पर नाशनासाई के तासुरात उभरते दिखाई दिए। उसने नहीब सी आवाज़ में पूछा, आप लोग कौन हैं और किससे मिलना है? एएसआई ने कहा, आप ही से मिलने आए हैं बुजुर्गो। अब्दुल सत्तार आपका ही नाम है ना? मिस्त्री मजीद की ज़बानी हमें मालूम हो चुका था कि मकतूल जमील अख्तर किसी अब्दुल सत्तार नामी उम्र रसीदा शख्स का किराएदार था। मैं अब्दुल सत्तार ही हूँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने कहा। जहन पर ज़्यादा जोर न डालें सत्तार साहब, हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो और ज़्यादा परेशान नज़र आने लगा। मैंने उसकी हैरानी और परेशानी को दूर करने की खातिर अपना तारुफ करवाया। इसे जब पता चला कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है तो वो और ज़्यादा घबरा गया। खौफजदा नज़रों से मुझे देखते हुए उसने पूछा, आप किस सिलसिले में तफ्तीश करने यहाँ आए हैं? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, क्या यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है? वो मेरी बात का मतलब फ़ौरन समझ गया। उसने हमें अपने मकान की बैठक में ले जाकर बिठाया।
इस मकान में अब्दुलसत्तार और उसकी बीवी आयशा अकेले रहते थे। इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। इन सब की शादी हो चुकी थी और अपने अपने घरों में सब खुश थे। औलाद पैदा होने से कबल अब्दुलसत्तार और आयशा जिस तरह तनहा थे, आज भी इसी तरह तनहा थे। अफसोस की बात यह थी कि अकेले अब्दुलसत्तार ने जिन 3 बेटों को पाला पोसा था, बुढ़ापे में वो तीनों मिलकर एक बाप को सहारा नहीं दे सके थे। सब बारी बारी बूढ़े बुढ़ी को छोड़ गए थे और अपनी बीवियों के साथ अलग अलग रहते थे। शायद दस्तूर ज़माना यही है, लेकिन ये दस्तूर बड़ा शर्मनाक और गैर इंसानी है। अब्दुलसत्तार और उसकी बीवी ने मकान को 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 को किराए पर उठा दिया था। तीसरे हिस्से में इनकी अपनी रिहाइश थी। किराए के जो पैसे आते थे, इसी से ये दोनों जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे इनके हालात और हालत पर दिली अफसोस हुआ। अब्दुलसत्तार की बीवी आयशा भी वहीं बैठक में चली आई थी। मैंने इन्हें मुख्तसरन सूरत हाल से आगाह किया तो इनके चेहरे उतर गए। इनके चेहरे पर छाई हुई गमोंदों की गहरी घटा से मैंने अंदाज़ा लगाया कि जमील अख्तर की मौत से इन्हें ऐसा सदमा पहुंचा था जैसे वो इनका अपना बेटा हो और कत्ल हो गया हो। इनके हवास बहाल हुए तो मैंने सिलसिला सवालात का आगाज़ किया। मैंने अब्दुलसत्तार से पूछा, जमील अख्तर आपके पास कब से रह रहा था? उसने जवाब दिया, कोई 4-5 साल तो हो ही गए होंगे। वो कहाँ का रहने वाला था? उसने मेरे सवाल पर सवालिया और उलझी हुई नज़रों से देखा। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, बुजुर्गों, मेरा मतलब है कि उसका घर कहाँ था, उसके वालिदैन बहन भाई कहाँ रहते हैं, ये तो हमें नहीं पता जनाब। मैंने कहा कि अभी आपने बताया है और फैक्ट्री से भी हमें यही पता चला है कि वो लगभग 5 साल से आपका किराएदार था। किसी के बारे में जानने के लिए तो 5 बल्कि 5 दिन भी काफ़ी होते हैं, और आपको 5 साल में भी नहीं पता चल सका? उसकी बीवी आयशा ने कहा कि ना उसने बताया ना हमने पूछा। ये तो कोई बात ही ना हुई। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, आपने बगैर किसी पूछ परतीत के उसे अपने घर में रख कैसे लिया? अब्दुलसत्तार ने मिस्कीन सूरत बनाकर वजाहत करने की कोशिश की, और जनाब, बात दरअसल ये है कि मैं तो उसे देखते ही भरोसा करने लगा था। पता नहीं वो क्यों मुझे अच्छा लगा था। इंतहाई मासूम और सादा दिल, कुछ अपना अपना सा। बड़ा ही बीबा बच्चा था थानेदार साहब। उसकी बीवी आयशा ने ठंडी सांस भरकर कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतने सोने जवान को भी मौत आ सकती है। इसकी तो जीने की उम्र थी। मेरे तो दिल से हर वक्त दुआ निकलती थी कि सदा जवानियाँ माने। पर कुदरत का कानून भी निराला होता है। इसे भी सोनी चीज़ ही ज़्यादा पसंद आती है। हम जैसे बुड्ढा बुड्ढी मौत की रात में आंखें बिछाए मुंतज़िर रहते हैं, और वो हमारे दरमियान से उठ जाते हैं जिनकी तवक्को भी नहीं होती। अब्दुलसत्तार ने अपनी बीवी की बात ख़त्म होते ही कहा, थानेदार साहब, असल में हमने उसे कभी कुरेदने की कोशिश भी नहीं की थी। अपने बारे में पूछे जाने वाले सवालात को वो बड़ी खूबसूरती से टाल जाता था। फिर वो गाहे बगाहे हमारी थोड़ी बहुत माली मदद भी कर दिया करता था, किराए के अलावा। इसलिए भी हम इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे। मुबादा वो बिदक कर कहीं चला जाए। हम इस उम्र और इस कसम पुरसी की हालत में अपनी आमदनी का एक माकूल जरिया खोना नहीं चाहते थे। किराएदार तो और भी मिल जाते हैं, पर हमें जमील का साथ मिल गया था, जो कि बहुत ही अच्छा था, और उसके साथ हमारा दिल लग गया था। अब तो उसकी यादें ही बाकी रह गई हैं। वो आसमान की तरफ देखते हुए अफसरदा लहजे में बोला, मर्जी मालिक दी, इंसान क्या कर सकता है। इसका तवील बयान ख़त्म हुआ तो मैंने सवाल किया, आपके पास क़याम के दौरान में वो कहीं आता जाता भी था? हाँ जी, कभी कभी वो लाहौर घूमने फिरने जाता था, अब्दुलसत्तार ने बताया। एक आध बार रावलपिंडी भी गया था। वो लाहौर किसी रिश्तेदार के पास जाता था या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया और उसके चेहरे पर नजरें गाड़कर अपने सवाल का रद्द अमल तलाश करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि जमील ने अपने किसी रिश्तेदार का तो कभी जिक्र नहीं किया, मगर वो बोलते बोलते अचानक रुक गया और अपनी बीवी आयशा की तरफ देखने लगा। मुझे उसकी आंखों में तजब्जुब के गहरे साए लहराते हुए नजर आए, जैसे वो आयशा से पूछ रहा हो कि आगे बोलना चाहिए या नहीं। मैंने जल्दी से पूछा, मगर क्या अब्दुलसत्तार? उसने एक मरतबा फिर इस्तफसारिया नज़र से बीवी को देखा। मैंने कहा, अब्दुलसत्तार, अगर तुम कानून से कोई बात छुपाने की कोशिश करोगे तो कानून की नज़रों में मुजरिम ठहरोगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे पूरा पूरा ताउन करो। अगर तुम्हें जमील अख्तर के बारे में कोई ख़ास बात, कोई ऐसा नुक्ता मालूम है जिससे कि उसके कातिल तक रसाई मुमकिन हो सके, तो वो फ़ौरन मुझे बता दो।
पता नहीं वो बात खास है भी या नहीं। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैंने नरमी से कहा। बात के अहम या गैर अहम होने का फैसला मैं खुद कर लूंगा। उसने जवाब देने से पहले एक मर्तबा फिर उलझन आमेज नजरों से आयशा को देखा और फिर कहा, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि कुछ अरसे कबल एक औरत जमील के साथ यहाँ आई थी। उसने रुककर परेशान निगाहों से मुझे देखा, फिर लजाजत से बोला, आपको ये सब ऐसा मतलब मत समझें थानेदार साहब। वो औरत जमील के साथ अकेली नहीं आई थी, बल्कि उसका घर वाला भी साथ था। हमें इस बात पर हैरत हुई थी। वजह यह थी कि जमील इतने अरसे से यहाँ रह रहा था, मगर इसे मिलने कोई नहीं आता था, न कोई मर्द न कोई औरत। हमने तो यही समझ लिया था कि वो इस दुनिया में अकेला है, कोई उसका अजीज या रिश्तेदार नहीं है। इस औरत और मर्द को देखकर मेरे अंदर तजस्सुस का मादा बेदार हुआ। आयशा इस मामले में मुझसे 4 हाथ आगे ही है। इन दोनों के जाने के बाद आयशा ने जमील से इनके बारे में दरियाफ्त किया कि वो कौन थे और किस सिलसिले में उसके पास आए थे। जमील ने जवाबन बताया कि वो उसकी मासी और मासड़त थे। बाजार में वो इसे इत्तेफाकन मिल गए थे। वो इन्हें अपने साथ ले आया था। हमें हैरत तो बहुत हुई कि इतने अरसे बाद कोई जमील का रिश्तेदार सामने आया था, मगर हस्बे साबिक हमने इससे इन रिश्तेदारों की तफसीलात नहीं पूछी। वजह वही थी कि उसने हमें इस मौजू पर बात करने का मौका ही नहीं दिया था। मैंने पूछा, ये कितने अरसे पहले की बात है? कोई 6-7 महीने हो गए हैं, अब्दुल सत्तार ने जवाब दिया। इसके बाद भी वो आए थे? मैंने सवाल किया। मेरा मतलब है कि जमील की मासी और मासड़। ना इससे पहले और ना इसके बाद, अब्दुल सत्तार के बजाय उसकी बीवी ने जवाब दिया। मैंने पूछा, वो कहाँ रहते हैं? जमील ने कुछ उसके बारे में भी बताया था? नहीं जी, कुछ नहीं बताया। नाम तो बताया होगा अपने खाला खालू का। अब्दुल सत्तार ने सर को नफी में जुम्बिश दी। न नाम न पता, कुछ भी नहीं। अजीब पुरस्कार बंदा था भाई, मैंने खुद कलामी के अंदाज में जेरे लब कहा। फिर अचानक पूछा कि जमील कभी जेहलम भी गया था? वो सोचने वाले अंदाज में बोला, शायद गया हो, शायद ना गया हो। हमें तो वो यही बताकर जाता था कि सैर सपाटा करने लाहौर जाना है, आगे अल्लाह जाने और उसका दीन ईमान। 3 तारीख को भी वो लाहौर ही गया था। मैंने पूछा, दरअसल मैं मिस्त्री मजीद के बयान की तस्दीक करना चाहता था। मुझे तो यही बताया था, आयशा ने जवाब दिया। इस वक्त सत्तार घर में नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो हफ्ते का दिन था। जमील ने घर से निकलते वक्त मुझे बताया था कि आज वो फैक्ट्री नहीं जाएगा। हफ्ते और इतवार का दिन वो सैर करने लाहौर जा रहा है। पीर को सीधा वो फैक्ट्री ड्यूटी पर पहुंच जाएगा, फिर शाम को ही घर वापस आएगा। पीर की शाम जब वो नहीं आया तो आपको तशवीश नहीं हुई? अब्दुल सत्तार ने जवाब दिया कि तशवीश तो हुई थी जनाब, पर हम कर भी क्या सकते थे? इससे पहले भी वो इतने दिनों तक गायब रहा था। नहीं जनाब, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, जब वो घूमने फिरने शहर से बाहर जाता था तो अपने कमरे की चाबी साथ ले जाता था या आप लोगों को दे जाता था? शहर से बाहर क्या, वो तो रोजाना फैक्ट्री जाते हुए भी चाबी देकर जाता था, आयशा ने बताया। दरअसल इसकी गैर मौजूदगी में मैं उसके कमरे वगैरह की सफाई कर देती थी। एक लम्हे को रुककर उसने इजाफा किया, वो भी तो हमारा बहुत ख्याल रखता था। साजिद इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के मैनेजर अशफाक बुखारी और हेड फिटर मिस्त्री मजीद की तरह ये बुड्ढा बुड्ढी भी मकतूल जमील अख्तर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। अलबत्ता यहाँ आकर एक हौसला अफजा बात ये मालूम हुई थी कि मकतूल के कोई खाला खालू भी इस दुनिया में पाए जाते थे। मेरा अंदाज़ा था कि वो या तो लाला मूसा में कहीं रहते थे या फिर इनकी रिहाइश जेहलम में हो सकती थी। वैसे ये मेरा अंदाज़ा था, जो गलत भी हो सकता था। अगर इन खाला खालू का सुराग मिल जाता तो मकतूल को पेश आने वाले हादसे पर रोशनी पड़ सकती थी। मैंने अब्दुल सत्तार और उसकी बीवी आयशा को मकतूल की जेब से बरामद होने वाले न्यू खान बस सर्विस के टिकट के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल था कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं था। इसके बरक्स अब मेरी तफ्तीश का रुख मकतूल के बेनामो नामालूम मकाम खाला खालू की तरफ हो गया था। मैं थोड़ी देर तक खामोश नज़रों से अब्दुल सत्तार को घूरता रहा, फिर अचानक कहा, अब्दुल सत्तार, मैं जमील अख्तर के कमरे का मुआयना करना चाहता हूँ। बड़े शौक से जनाब, वो बिला तामुल बोला। फिर अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए पूछा, भागा वालिए, चाबी कहाँ रखी थी तुमने? इसकी बीवी अंदर से जमील के कमरे की चाबी निकाल कर लाई। अब्दुल सत्तार ने खुद अपने हाथ से कमरे का ताला खोला। फिर हमारे साथ ही वो दोनों मियाँ बीवी भी कमरे में दाखिल हो गए। इनका अंदाज बहुत मोहतात और मुहाफिजाना था, जैसे खदशा हो कि हम वहाँ से कोई चीज़ चुरा कर न ले जाएं।
मकतूल जमील अख्तर का कमरा वैसा हरगिज नहीं था जैसे आमतौर पर छड़े छांट लोगों का होता है। न किसी दीवार पर मुझे फिल्मी अदाकाराओं की कोई तस्वीर लगी नजर आई और न ही कहीं कोई दिल जला शेर लिखा हुआ नजर आया। वो कमरा किसी दरवेश की कुटिया का मंजर पेश कर रहा था। कमरे की मगरबी दीवार के साथ जमीन पर खजूर की एक चटाई बिछी हुई थी जिस पर एक तरफ एक आम सा सिरहाना रखा था। इस सेटिंग से अंदाजा होता था कि मकतूल शुमालन जुनूबन सोने का आदी था, यानी सर शुमाल की तरफ और पांव जुनूब की जानिब। अगर वो सोते वक्त चेहरे का रुख दीवार की सिमत रखता होगा, यानी कि सीधी करवट से सोता होगा, तो ये सोने का एक आइडियल और सेहत अफजा अंदाज था। कमरे की जुनूबी दीवार पर एक कतार में कपड़े टांगने की 3 खुंटियां नस्ब थीं, जिन पर कुछ मैले कपड़े लटके हुए नजर आ रहे थे। इसी दीवार के साथ इन खूंटियों के नीचे फर्श पर एक बड़ा सूटकेस रखा नजर आ रहा था। रेगजिन के सूटकेस को पुख्ता ईंटों पर सेट करके रखा गया था। उसके अलावा कमरे में और कुछ भी नहीं था, ना कोई चारपाई और ना कोई बर्तन वगैरह। मेरे इशारे पर सब इंस्पेक्टर फजल करीम ने पहले चटाई को उठाकर देखा, फिर खूंटियों पर लटके कपड़ों की तलाशी ली, मगर कोई काबिल जिक्र चीज बरामद न हुई। इसके बाद मैं सूटकेस की तरफ मुतवज्जा हुआ। सूटकेस मुकफ्फल नहीं था। ये इस एतमाद की निशानी थी जो मकतूल अपने मालिक के मकान पर करता था। मैंने अब्दुल सत्तार के सामने इस सूटकेस को खोलकर देखा। अंदर 2 जोड़े धुले हुए कपड़े बड़े करीने से रखे हुए थे। इसके अलावा एक मोटे दानों वाली तस्बीह, एक इतर की शीशी, मुख्तलिफ वज़ाइफ की छोटी छोटी चंद किताबें और एक डायरी भी मिली। मैंने बाकी चीज़ों का सरसरी जायजा लेने के बाद सुर्ख जिल्द वाली इस डायरी को खोल लिया। डायरी के अक्सर सफ़ात खाली थे। कहीं कहीं छोटी मोटी रकमों का हिसाब किताब दर्ज था। लाहौर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात के बारे में मालूमात आमा की बातें भी चंद सफ़ात पर लिखी हुई नजर आईं। मैं एक सफ़ा उलट कर देखता चला गया। फिर एक वर्क पर मेरी नज़रें इस तरह रुक गईं जैसे अचानक ब्रेक लग गए हों। इस सफ़े पर जहलम का एक एड्रेस लिखा हुआ था। इस एड्रेस के नीचे वाज़ेह तौर पर मासी ज़ेबुन भी लिखा हुआ नजर आ रहा था। बस बन गया काम, मैंने बेख्याली में मेरे मुंह से निकला। फजल करीम ने पूछा, मलिक साहब, लगता है कि कोई सुराग मिल गया है। मैंने वो डायरी उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये देखो, मकतूल की जिस मासी का अब्दुल सत्तार ने जिक्र किया था, ये उसका एड्रेस है। वो जहलम में रहती है। यानी मकतूल लाला मूसा से आने से पहले जहलम में अपनी मासी के साथ था। फजल करीम ने एड्रेस पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, बिल्कुल दुरुस्त ख्याल है तुम्हारा। मैंने कहा, वो टिकट भी यही साबित करता है कि मकतूल ने जहलम से लाला मूसा तक सफ़र किया था। वो लाला मूसा क्यों गया था? फजल करीम ने पुरख्याल अंदाज में मेरी जानिब देखा। मैंने जल्दी से कहा कि ये हमें मकतूल की मासी ज़ेबुन बताएगी। अब्दुल सत्तार और उसकी बीवी आयशा खवनकों की तरह कभी मुझे और कभी सब इंस्पेक्टर फजल करीम को देख रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी पूरी डायरी देख डाली, मगर इस एड्रेस के सिवा मुझे मजीद कोई कारामद बात या मालूमात हासिल न हो सकी। फिलहाल यही बहुत था। नाउम्मीदी की रात में उम्मीद की एक किरण फूटी थी। मैं इस नन्ही सी किरण की रोशनी में बहुत अंदर तक देख सकता था। वो एड्रेस जहलम के मशीन महल्ला नंबर 2 का था। मैंने मुकम्मल एड्रेस अपनी डायरी में नोट कर लिया। उसके बाद सूटकेस को वापस पुरानी हालत में ईंटों पर रखकर बंद कर दिया। बाहर आकर मैंने मकतूल के रिहायशी कमरे को ताला लगा दिया। फिर इसकी चाबी अपनी जेब में रखते हुए अब्दुल सत्तार से कहा, मैं ये चाबी इलाके के थाने में जमा करवा दूंगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ इस कमरे पर सरकारी ताला लग जाएगा। जब तक जमील अख्तर का कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता, ये कमरा बंद रहेगा और इसकी हर चीज़ ज्यों की त्यों रहेगी। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? मैं समझ गया जनाब, उसने आजिज़ी से कहा। आप फिक्र ही न करें, इधर एक चिड़िया के बच्चे को भी नहीं आने देंगे हम। इसके बाद हम दोनों मकामी थाने पहुंचे। थाना इंचार्ज से शुभ तारुफ हो चुका था। मैंने अब तक की तफ्तीश का मुख्तसर अहवाल उसके गोशगुजार किया और मकतूल की रिहाइशगाह को सील करने की दरख्वास्त की। मुतालिका थाने के इंचार्ज ने अपने भरपूर ताउन का मुझे यकीन दिलाया। फिर हम वहां से चले आए। जब हम वापस लाला मूसा पहुंचे तो रात के 7 बज चुके थे। हाँ, इसे रात ही कहा जा सकता था, क्योंकि इन दिनों 5 सवा 5 बजे सूरज गुरूब हो जाता था और 7 बजे तक लोग रात के खाने से फारिग होकर इशा की नमाज की तैयारियों में लग जाते थे। लाला मूसा जैसे छोटे शहरों में इस मौसम में लोग रात 10 बजे तक ख्वाब की नर्म व नीम गर्म वादियों में उतर जाते थे। फिर चारों तरफ यकबस्ता स्याह रात होती थी।
और ठंडी ठार बर्फीली हवाएं। कभी हवा सांस लेने से रोक देती तो दिल दहला देने वाला मुहीब सन्नाटा दरो दीवार को अपनी आगोश में समेट लेता। दूसरे रोज बावजूद कोशिश के भी हम झेलम न जा सके। मौसम ने रातों रात न जाने कैसी करवट ली थी कि सुबह जब आँख खुली तो धुआंधार बारिश ने हमारा इस्तकबाल किया, जो रात न जाने किस पहर शुरू हुई थी। इस तूफानी बारिश की वजह से मैं शायद झेलम जाने का इरादा मुलतवी ना करता, अगर चंद फौरी नौयत की हंगामी किस्म की मसरूफियात थाने में निकल ना आती। मैं अगले रोज झेलम जाने का ही मौका निकाल सका। उस दिन जुमा था और दिसंबर की 9 तारीख थी। एएसआई अहमद हसन मेरे साथ था। इस वक्त भी हम सादा लिबास में थे। हम तकरीबन दिन के 1 बजे झेलम पहुंचे थे। सबसे पहले मैंने जिला हेडक्वार्टर झेलम को अपनी आमद की कर्ज़ो कायद से मुत्तला किया। फिर मशीन महला नंबर 2 के मुतालिका थाने में थोड़ी देर रुककर मकतूल की मासी ज़ैबुन के दरवाजे पर पहुंच गए। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ज़ैबुन का असल नाम ज़ैबुन्निसा था, जो बचपन में बिगड़कर ज़ैबुन हो गया था। बचपन में बिगड़ने वाला ये नाम अभी तक मौजूद था और मुस्तमिल था। ज़ैबुन्निसा के शौहर का नाम तालिब हुसैन था। मेन बाजार में उसकी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। इनकी अकलौती बेटी बानो उम्र के 20वें जीने पर कदम रख चुकी थी और मकामी स्कूल से मैट्रिक करने के बाद सिलसिला तालीम को मौकूफ करके बैठी हुई थी। ये सारी बातें मुझे बाद में पता चली थीं। हमसे पहले कोई और शख्स ज़ैबुन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसने हाथ में एक वज़नी थैला उठा रखा था।